नमस्कार, ऑनलाइन मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम विविध प्रश्नमाला 2 को हल करेंगे। देखिए, इसमें वही प्रश्न है जो हमने 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 में किए हैं। देखिए, जैसे पहला प्रश्न है 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले 196 का अभाज्य गुणनखंड कर दें। जैसे हमने 2 का भाग दिया, 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग दिया हो गया 49, 7 का भाग जाएगा 7 बार, 7 का भाग 1 बार। तो 196 के गुणनखंड क्या आ गए, 2 × 2 × 7 × 7। हमें पूछा क्या घातों का योगफल, तो हमारे पास क्या है, 4 घातें हैं। 196 के जो गुणनखंड आएंगे वो क्या आएंगे, 2 की घात 2 × 7 की घात 2। तो घातों का योगफल क्या है, 2 + 2 4। तो घातों का योगफल हो जाएगा 4, तब 4 हो जाएगा इसमें। दूसरा प्रश्न है, दो संख्याओं को m बराबर p q की घात 3, यानी लिख देते हैं m बराबर p q की घात 3 और n दिया है हमको p की घात 3 q की घात 2। इनका महत्तम समापवर्तय निकालना है। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे p × q × q × q, और इसके गुणनखंड हो जाएंगे p × p × p × q × q। अब देखिए, HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तय। हम जानते हैं जो दोनों में कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है, वही महत्तम समापवर्तय होता है। तो देखिए, यहाँ पर एक p है, तो इसका मतलब दोनों में एक p कॉमन है, इसमें 3 p है, तो एक p हो गया कॉमन, गुणा q, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो 2q जो है हो गए कॉमन। तो एक p और 2q यानी pq², ये हो गया इसका HCF। यानी जो दोनों में कॉमन हो, तो हमने अंकों वाले तो किए हैं, इसमें भी ABCD KLM PQ कुछ भी दिया हुआ हो, तो उसमें भी जो बराबर है, दोनों में कॉमन है, वही इनके HCF होंगे। इस तरह से ये हल होगा। तीसरा प्रश्न है 95 तथा 152 का महत्तम समापवर्तय। तो हमको वही करना है, पहले दोनों के अभाज्य गुणनखंड। 95 करेंगे, 5 से जाएगा 19 बार, 19 खुद अभाज्य है इसलिए 19 से ही जाएगा। 2 से देंगे 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, फिर 2 से 38, फिर 2 से 19 और अब 19 से 1। तो दोनों के अभाज्य गुणनखंड हो गए 95 के, तो हो गए 5 × 19, और 152 के हो गए 2 × 2 × 2 × 19। अब हमको इन दोनों का HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तय। तो जो कॉमन हो, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 19 कॉमन है, इसलिए इनका महत्तम समापवर्तय हो जाएगा 19। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है, महत्तम समापवर्तय ये है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तय क्या होगा। तो हमको दो संख्याओं का गुणनफल दिया, हम जानते हैं प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर LCM × HCF, लघुत्तम समापवर्तय इंटू महत्तम समापवर्तय। हमेशा यदि दो संख्या दी हुई हो, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लसक और मसक के गुणनफल के बराबर होता है। अब हमको दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 1080, महत्तम समापवर्तय भी दिया हुआ है 30, LCM निकालना है। तो हम जानते हैं LCM बराबर, LCM निकालेंगे तो 30 इधर चला जाएगा, तो 1080 बट्टा 30, 0 से 0 कट जाएगा, 108 में 3 का भाग देंगे तो 3 3 9, 36 18, 36 बार चला जाएगा, यानी इसका LCM 36 हो जाएगा। यदि हमको दो संख्याओं में, दो संख्याएं और दोनों के LCM और HCF, इन चार में से कोई 3 चीजें दी हो और एक निकालनी हो, तो हम इस तरह से इस सूत्र में लगा करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल आ गया और एक हमको HCF दिया हुआ था, LCM निकल जाएगा। नेक्स्ट है पांचवा, इसका हमको दशमलव प्रसार बताना है। तो देखिए, ये यहाँ पर कई बार गलती हो जाती है, हम सीधा ये नीचे देखते हैं कि यहाँ पर 2 और 5 के अलावा 7 भी है, इसका मतलब ये अशांत होगा, अशांतावर्ती होगा। हम ऊपर नहीं देखते हैं, तो हमको ऊपर देखना है, इसके भी गुणनखंड होंगे, तो हमको पहले ही देख लेना है कि इसके कोई गुणनखंड कट तो नहीं रहे नीचे वाली संख्या से। तो हम 441 के गुणनखंड कर लेते हैं, 3 से भाग देंगे, 3 × 3, पीछे बचे 14, 4 × 3 12, योग्य 7 × 3 21, फिर 3 4 × 3 12, 9 × 3 27, 7 से 7। यानी देखो, इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 की घात 2 × 7 की घात 2 बट्टा ये हो गए 2 की घात 2 × 5 की घात 7 × 7 की घात 2,
ये 7 की घात 2 और 7 की घात 2 कट जाएंगे। तो वास्तव में ये क्या है भाई, 3 की घात 2 बट्टे 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7। अब यहाँ पर जो है वो 2 और 5 ही है, हर में 2 और 5 ही हम जानते हैं। जब q है जो 2 की घात m इंटू 5 की घात n होता है तो वह शांत दशमलव होता है। तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। हमको शुरुआत में देख करके गलती नहीं करनी है, सीधा शांत देख करके हमको ये शांत बता दे तो हमको पहले ऊपर वाली संख्या के गुणनखंड करके देखना है कि आपस में कट तो नहीं रहे। यदि कट रहे हो तो काट देना है, नहीं कटता है तो फिर इसके अनुसार हमको बताना है कि शांत है या अशांत। तो इस तरह से ये प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, परिमेय संख्या ये के दशमलव प्रसार का दशमलव के कितने अंकों के पश्चात होगा। इसके कहां तक तो देख लेते हैं हम। 43 बट्टा 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3। यहाँ पर देखो 2 की घात 2 है, 5 की 3 है, तो मैं 2 की गुणा ऊपर नीचे कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा, 43 दूनी 86 बट्टे ये हो गया 2 इंटू 5 की घात 3 यानी 86 बट्टे 1000, 10 की घात 3 1000 यानी क्या हो गया 0.086 हो जाएगा। यानी दशमलव के बाद 3 अंकों तक प्रसार होगा। अधिकतम घात 3 है तो 3 अंकों तक ही प्रसार होना चाहिए। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को भी हल कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सातवां, सबसे न्यूनतम संख्या जिससे √27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। देखिए √27 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 9 3 27। यानी अब 2 3 है जो बाहर आ जाएंगे तो क्या हो गया 3√3। यानी 27 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3√3। ये 2 एक जोड़ा हो गया तो इसका वर्गमूल हो गया 3, तो ये बाहर आ गया और 1 3 अंदर रह गया। तो अब इसको प्राकृतिक संख्या बदलने के लिए कम से कम हमको किसकी गुणा करनी पड़ेगी, तो कम से कम हमको √3 चाहिए। √3 के √3 से गुणा होगी तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, √3 चाहिए कम से कम। कम से कम √3 होगा तो उससे गुणा होने पर यह एक प्राकृत संख्या बन जाएगी 3 इंटू 3 9। तो उत्तर हो जाएगा √3। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए HCF बराबर LCM महत्तम समापवर्तय और लघुत्तम समापवर्तय बराबर हो तो संख्या होनी चाहिए। केवल और केवल समान संख्याओं के लिए ही ऐसा हो सकता है, अन्यथा हम जानते हैं बाकी सभी संख्याओं के लिए चाहे क्रमागत संख्या हो, विषम हो, सम हो, तो उनके सबके अलग अलग ही होंगे। सामान्यतः जब क्रमागत वगैरह होती है तो HCF 1 हो जाता है, जब नहीं मिलती है समान गुणनखंड नहीं होते तो 1 हो जाता है HCF, और LCM दोनों की गुणा होती है। तो एक सम्मान तभी हो सकता है जब संख्या भी सम्मान हो। नेक्स्ट, यदि a तथा 18 का LCM 36 है तथा a तथा 18 का HCF 2 है तो a का मान होगा। तो क्या है, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर HCF इंटू LCM। ये हमारे पास सूत्र है। तो प्रथम संख्या मान लेते हैं a और दूसरी संख्या है 18। कह रहा a तथा 18, a तथा 18 यानी a तथा 18 दो संख्या हैं और इनका HCF है 2 और LCM है 36। तो यहां से हमको a का मान निकालना है तो 18 को उस पर भेज देंगे तो 2 इंटू 36 बट्टे 18 यानी 18 का भाग देंगे, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, a का मान आ जाएगा 4। तो इस तरह से दो संख्याओं के गुणनफल जो है वो लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तय के गुणनफल के बराबर होता है। इस सूत्र के द्वारा हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 6 की घात n माइनस 5 की घात n में इकाई का अंक है। देखिए हमको ये दिया है 6 की घात n माइनस 5 की घात n। इसको जब हल करेंगे तो जो मान आएगा उसके इकाई का अंक क्या होगा हमको बताना है। तो देखिए आप, यदि मैं n बराबर 1 मानता हूं, मान लीजिए, तो क्या होगा 6 की घात 1 यानी 6 और 5 की घात 1 बराबर 5। मैं n बराबर 2 मानता हूं तो 6 की घात 2 बराबर 36 और 5 की घात 2 बराबर 25। मैं n बराबर 3 मानता हूं तो 6 की घात 3 बराबर 216, 5 की घात 3 बराबर 125। ऐसे ही 4 मानेंगे 625 हो जाएगा। इसमें भी आप देखिए जितने भी ले लें हम n का मान, हर बार 6 की घात का मान निकालने पर हर बार इकाई का अंक 6 ही आता है।
और 5 वाले में हमेशा एक एक अंक 5 ही आता है, चाहे 5 की घात 4, 5, 6 कुछ भी कर ले, हमेशा यही आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, n का मान कुछ भी हो, n का मान प्राकृत संख्या यानी प्लस में 1 2 3 4 कुछ भी हो, तो हमेशा क्या होगा, इस मान में से इस मान को घटाएंगे तो हमेशा क्या होगा, यहाँ पर कुछ भी मान हो इकाई का अंक 6 आएगा, यहाँ पर कुछ भी मान हो इकाई का अंक 5 आएगा, जब घटाएंगे तो हमेशा क्या आएगा, इकाई का अंक तो 1 ही आएगा। इसका मतलब क्या होगा, हमेशा इकाई का अंक 1 आएगा, इसका उत्तर 1 होगा। इस तरह से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि p बटा q, जहां q शून्य नहीं है, एक परिमेय संख्या है, तो q पर क्या प्रतिबंध होगा, जबकि p बटा q एक शांत दशमलव। हम पहले कर चुके हैं, शांत दशमलव के लिए क्या जरूरी है, q जो है यानी हर में 2 की घात n इंटू 5 की घात n इस रूप में होना जरूरी है। यानी किसी भी पूर्णांक में जो हर है p बटा q में q है, वो हमेशा 2 या 5 या इनका गुणनखंड होना चाहिए। ये यदि होगा तो शांत दशमलव होगा, और इनके अलावा यदि और कोई पूर्णांक होगा तो फिर अशांत आवर्ती दशमलव होगा। इस तरह से हो जाएगा ये। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, इसको सरल करके बताना है परिमेय है या अपरिमेय। तो इसको सरल कर देते हैं, मैं इसको लिख देता हूं 45 को 9 इंटू 5 प्लस 3, इसको मैं लिख देता हूं 4 इंटू 5 बट्टे 2 अंडर रूट 5। अब 9 बाहर आ जाएगा, 9 का वर्गमूल करेंगे 3 हो जाता है, 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, तो 9 का वर्गमूल बाहर आएगा 3, 3 इंटू 2 6, तो ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 5 प्लस यहाँ से 2 बाहर आएगा तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर बच जाएगा 6 अंडर रूट 5 और नीचे बच गया 2 अंडर रूट 5। बात समझ में आई। यहाँ से 9 को बाहर निकालेंगे 3, 9 का वर्गमूल 3, 3 की 2 से गुणा हुई 6, अंदर बचा अंडर रूट 5। यहाँ पर 4 को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2, 2 इंटू 3 6, अंदर बचेगा अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 6 प्लस 6 यानी कि 12, और नीचे है 2 अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 6, यानी उत्तर आ गया 6। और 6 क्या है, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि हम 6 को 6 बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है। इस तरह से इसको हल करने पर हमको परिमेय संख्या प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 13वां, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं पिछले वीडियो में, इससे पहले जो हमने 2.1 2.2 की हमने प्रश्न किया है, अभी वापिस एक बार देख लेते हैं। तो हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq प्लस r होती है, और यहाँ पर q हमको दिया हुआ है 4 का भाग दे रहे हैं, इसका मतलब q क्या है 4। सॉरी, यहाँ पर b जो है b हमको दिया हुआ है 4, ये जो संख्या होती है वो b होती है, तो b हमको दिया हुआ है 4, तो r क्या हो जाएगा, तो r के 4 मान हो जाएंगे। r हमेशा b से कम होता है, हम जानते हैं जो शेषफल है वो हमेशा ही भाजक से कम होता है, तो कितना हो जाएगा, तो 0 1 2 और 3 ये 4 मान हो सकते हैं। तो हम चारों मान यहाँ रख के देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 4q प्लस 0, a बराबर 4q प्लस 1, a बराबर 4q प्लस 2 और a बराबर 4q प्लस 3। तो ये हमारे पास में 4 मान आ गए। हमने मान लिया a कोई भी पूर्णांक है उसमें 4 का भाग देते हैं, तो या तो शेषफल 0 बचता है, या फिर 1 बचता है, या 2 बचता है, या 3 बचता है, यही मान आएंगे हमारे पास में। अब हमें क्या करना है, हमको कहा है इसने कि विषम पूर्णांक है, और हम जानते हैं सम और विषम पूर्णांक के लिए, यानी कि हम किसी संख्या में यदि किसी पूर्णांक में 2 का भाग देते हैं और यदि वो सम है तो शेषफल 0 बचता है, यानी a बराबर 2q सम संख्या के लिए हम कह सकते हैं। और ऐसे ही यदि हम किसी संख्या में 2 का भाग देते हैं वो संख्या यदि विषम है तो वहां पर हमेशा 1 बचता है, तो हम कह सकते हैं विषम संख्या के लिए ये सूत्र होता है a बराबर 2q प्लस 1, और सम संख्या के लिए a बराबर 2q होता है। तो हम इस आधार पर हम इनको देखते हैं, इनमें से सम कौन सा है और विषम कौन सा है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं,
तो जैसे मैंने यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो ये बच गया 2q। शून्य लिखने की आवश्यकता नहीं, 4q में से 2 कॉमन लिया 2q बच गया, तो मैं इस 2q को m मान लेता हूं, तो ये हो गया 2m, ये हो गया 2m, और 2m या 2q ये क्या है, सम, तो इसलिए ये हो गया सम। इसी तरह से यहाँ पे मैं 2 कॉमन लेता हूं तो पीछे बचेगा 2q और 1 बच गया यहाँ पर, इस 2q को मैं m मान लेता हूं तो ये हो गया 2m प्लस 1, यानी ये हो गया विषम। 2m प्लस 1 विषम होता है। यहां से मैं 2 को कॉमन लेता हूं तो 2q प्लस 1, कोष्टक के अंदर वाली पूरी संख्या को हमको m मानना है तो ये बचेगा 2m, यानी ये है सम। ऐसे में इस संख्या को मैं 3, चूंकि ना तो कॉमन आ सकता है और ना हमारे उपयोग के लिए, क्योंकि हमको तो या तो 0 चाहिए 1 चाहिए, तो मैं इसको क्या करता हूं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 4q प्लस 2 प्लस 1, ऐसा लिख देता हूं। अब मैं 2 कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1 यहां तक आ जाएगा और ये प्लस 1 बच जाएगा, तो कोष्टक के अंदर वाली संख्या को m मान लेंगे तो हो जाएगा 2m प्लस 1, यानी ये हो गया विषम। प्रश्न हमने पहले किया हुआ है, थोड़ा सा याद करेंगे तो क्या हो गया, हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय ली, a बराबर bq प्लस r, जहां पर b हमको दिया हुआ है 4 और r हमको पता है जब b 4 है तो r के मान हो जाएंगे 0 1 2 3। हमने चारों मान रख दिए r के, तो a बराबर 4q प्लस 0, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3, जब एक कोई भी पूर्णांक है। अब हमको सम विषम निकालना है, इसमें से विषम कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, तो हमको पता है सम के लिए a बराबर 2q होता है और विषम के लिए a बराबर 2q प्लस 1 होता है। 2q 2m 2b कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमने 2 को बाहर लिया, तो 2 को बाहर लेने से यहाँ पर 2m, यहाँ पर 2m प्लस 1, 2m प्लस 1 आ गया, तो सम और विषम अलग अलग आ गए। तो हमको पता चला कि एक तो ये विषम है और एक ये विषम है, यानी कि हम कह सकते हैं कि या तो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होगा, यानी ये यदि विषम संख्या है तो उसका जो मान है वो या तो 4q प्लस 1 के रूप में होगा या 4q प्लस 3 के रूप में होगा, जो हमको दिया हुआ है। इस तरह से इस प्रश्न को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 14, सिद्ध कीजिए कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से भाज्य है। तो हमने माना धनात्मक पूर्णांक, पहला पूर्णांक x मान लेते हैं या फिर n मान लेते हैं, कुछ भी मान लिया, तो n मान लिया हमने, मान लीजिए। तो अगला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, अगला पूर्णांक क्योंकि क्रमागत है इसलिए n+1 या x माना है तो x+1 अगला हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणनफल यानी n × n+1 ये सम होगा, तो हम देखते हैं क्या है। तो जैसे मैंने मान लिया n बराबर 1 मानूंगा तो क्या हो जाएगा 1 और ये हो गया 1+1, तो 1 × 2 बराबर 2। जैसे मैंने माना n बराबर 2 तो क्या हो जाएगा 2 + 1 यानी 2 × 3 बराबर 6। जैसे मैंने माना n बराबर 3 तो 3 + 1 यानी 3 × 4 बराबर 12। तो यानी जो भी हम मान मानेंगे यहाँ पर n के, तो हमेशा ही यह मान जो आ रहे हैं वो सम संख्या आएगी, हमेशा सम संख्या आती है, यानी 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या प्राप्त होती है। इसलिए हम कह सकते हैं n × n+1 है जो हमेशा 2q होता है। 2q हम जानते हैं सम संख्या के लिए a बराबर 2q प्लस 0 यानी शेष पर 0 होता है। तो क्या होता है, हमेशा ही जब 2 क्रमागत पूर्णांक लेते हैं तो उनका गुणनफल हमेशा सम संख्या प्राप्त होती है। सामने यहाँ पर लिख करके हम n का मान करके देख सकते हैं। इस तरह से यह प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां, वहां बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 5 तथा 7 प्राप्त होते हैं। तो इनमें भाग देने पर ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिनका इन दोनों में भाग दे, तो 2053 में भाग देने पर 5 बचे और 967 में भाग देने पर 7 बचे। ये बच ही रहे हैं तो हम पहले से इनको घटा लेते हैं। तो 2053 में से 5 घटा लेते हैं तो बच गया 2048 और 967 में से 7 घटा लेते हैं तो बच गया 960।
अब इनमें दोनों में बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो हमको एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो हम 2048 और 960 का एचसीएफ ले लेते हैं, दोनों का भाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 एकम 2 0 1024 512 2 दूनी 4 11 5 दूनी 10 256 128 64 32 16 8 4 2 यानी कि इसके जो 2048 के जो गुणनखंड आ गए हमारे पास में वो क्या आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी 2 की घात 11 आ गई हमारे पास में 6 7 8 9 10 960 के करेंगे ऐसे ही तो 4 दूनी 8 8 दूनी 16 480 240 120 60 30 15 5 इसके आगे हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 यानी 2 की घात 6 इंटू 3 इंटू 5। अब हमको इसका एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापवर्त है तो दोनों का कॉमन, यानी यहाँ पर 2 की घात 6 यानी यहाँ पर भी 2 की घात 6 तो है ही, तो 2 की घात 6 है जो कॉमन है। तो 2 की घात 6 का मतलब क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 32 16 64 यानी 64 इसका एचसीएफ हो गया, महत्तम समापवर्त है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करने के लिए 64 वो संख्या है जिसका 2053 में भाग देंगे तो 5 बचेगा और 967 में भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा। इस तरह से प्रश्न हो जाएगा।